राधे राधे। आप सिंगापुर रहते हैं? जी, हम लोग सिंगापुर में हैं दोनों। तो किन के बड़े भाई साहब? सबसे बड़े भाई। अच्छा, जो नहीं आ पाए। आपके बड़े भाई साहब? तो आपके बड़े भाई साहब के बेटे हैं? जी, जो सबसे बड़े हैं वो तो मतलब उनका तो स्वर्गवास हो गया था। तो जो सेकंड नंबर के हैं उनका बेटा मैं हूँ। हम लोग सिंगापुर में। तो आप क्या करते हैं वहाँ? मैं एक आईटी की कंपनी है, उसका बिजनेस मैनेजमेंट करता हूँ वहाँ पे आसियान रीजन में। अच्छा। इजरायली कंपनी, एक फिनटेक। ठीक है। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में। तो आप आज कथा सुने आप? हाँ, हम लोग। कथा में आपको क्या अच्छा लगा आज? काफी सारी चीजें थी। बहुत सारे मैसेजेस थे, पति पत्नी का संबंध, क्योंकि साथ में हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट तो वही था। तो क्या सीख मिली उससे, क्या मैसेज मिला आपको आज? नहीं मतलब पहले तो ये बताएंगे। बताइए, चलिए आप बताइए, लेडी फर्स्ट। हाँ, लेडीज फर्स्ट। जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा। हाँ, नहीं मैं तो आपका सुनती रहती हूँ क्योंकि मेरी मम्मी भी आपको बहुत मानती है और मैं हरिद्वार से हूँ। हाँ, वहीं का जन्म है मेरा और शादी हुई थी मुरादाबाद, लेकिन अब हम लोग इनके साथ सिंगापुर में रहती हूँ। बेटी बाहर पढ़ती है और बेटा सिंगापुर में कॉलेज में पढ़ रहा है। तो सिंगापुर कैसा है? सिंगापुर अच्छा है। भारत से भी अच्छा है? नहीं। नहीं मतलब अच्छा बहुत है क्योंकि वहाँ बहुत शांति है। इसलिए बड़ा देश है, भारत से छोटा है? बहुत छोटा है। छोटा है। बहुत, मतलब कितनी पॉपुलेशन है वहाँ की? कितनी है? 55 लाख है टोटल। तो उसमें भारतीय कितने हैं? करीब 10 लाख। 10% है तो करीब 5-5.5 लाख। अच्छा, बाकी वो किन का चाइनीज देश ज्यादा है? है। किन का देश है वो, मतलब कौन है वहाँ के? नहीं, वहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी है। वहाँ पे मतलब जो चीज हम एक्सपेक्ट करते हैं इंडिया में, मतलब भारत में ऐसा हो जाए, एक आदर्श भारत बनाने की हम लोग एक सोचते हैं जिसके बारे में। क्या है वहाँ पे ऐसा जो आदर्श है? एक तो हर कोई बराबर है, धर्म के उस पर कोई भेदभाव नहीं है। दूसरा ये भी नहीं है कि जैसे चाइनीज ज्यादा हैं तो उनको स्पेशल प्रिविलेजेस मिल रही हों, ऐसा कुछ। सब लोग बराबरी पे हैं। करप्शन लोग जो है लोकल, वो कौन? वो मुसलमान? वो सब बराबर हैं। मतलब नहीं, वो क्या था, सिंगापुर का देश है वो सिंगापुरियंस का देश है। अच्छा, वहाँ तो कहने हिंदू है, मुसलमान है, हाँ, सिख है, ईसाई, क्या है वो बुद्धिस्ट हैं। जो चाइनीज हैं वो जनरली मोस्टली बुद्धिस्ट हैं। मतलब वो एक, अच्छा, ज्यादातर बुद्ध धर्म को मानते हैं। अच्छा। इंडियंस में भी तमिलियंस बहुत ज्यादा हैं साउथ इंडिया के। वहाँ पे कोई भेद नहीं करता? नहीं, वहाँ पे मतलब सरकार का सिस्टम ऐसा है कि जो सरकारी कॉलेजेस हैं या सरकारी अस्पताल हैं उसमें लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहाँ इक्वलिटी बहुत ज़्यादा है। चाहे कोई सीईओ का बेटा हो या किसी सड़क साफ करने वाले का बेटा हो, सब एक समान शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो शिक्षा में इक्वलिटी है। यही हम चाहते हैं कि भारत में भी ऐसी शिक्षा हो। तो वो बेसिक चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है कि जिसके बाद फिर कोई भेदभाव रह नहीं जाता। अगर सबको समान शिक्षा मिल जाए तो वो, प्लस जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वो किसी रिलीजन के बेस पे नहीं है। सही है। वो इकोनॉमिक बेसिस पर है। कोई कमजोर है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, वृद्ध है, तो उनको ज्यादा प्रिविलेजेस हैं। मतलब जो प्रिविलेजेस हैं वो जाति या धर्म के भेद तो पे वहाँ का बेटा अपने माँ बाप की सेवा करते हैं? हाँ, बहुत ज्यादा, क्योंकि चाइनीज कल्चर और इंडियन कल्चर बहुत सेम है। जो हमारे यहाँ श्राद्ध चलता है वहाँ पे घोस्ट फेस्टिवल होता है, हमारे यहाँ दिवाली होती है वहाँ पे लाइट फेस्टिवल होता है, लेंटन फेस्टिवल। सो काफी सारी सिमिलैरिटीज हैं चाइनीज और इंडियंस में। जो हमारे यहाँ प्रथा है कि माँ बाप के साथ रहना है, वो एक उनकी टेक केयर करनी है, वो सेम चाइनीज कल्चर में। तो चाइना भी तो एक टाइम पे भारत का हिस्सा था ना? मतलब वो लोग जैसे अगर लड़की की शादी भी होती है तो वो लोग मतलब अलग घर में रहते हैं, लेकिन वहाँ का सरकार का रूल है कि बच्चे 1 किलोमीटर की रेंज में रहेंगे माँ बाप के, चाहे लड़के के होंगे चाहे लड़की के, क्योंकि उनको अगर कोई प्रॉब्लम होगी। और दूर शादी होगी तो 10 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर, मतलब इतना बड़ा देश है नहीं ना, तो उनको 100 किलोमीटर नहीं, उनको वो स्पेशल वो ट्रीटमेंट देते हैं। अच्छा, वो देश कितने किलोमीटर का है टोटल? लंबाई चौड़ाई क्या है? करीब 60 स्क्वायर किलोमीटर में है। मुंबई के बराबर। ठीक। नहीं, जो ये बता रही हूँ उसका मतलब क्लैरिटी इस तरीके से है कि उसमें स्पेशल, उसमें क्या है कि जब भी कोई नया कपल शादी करता है वो प्रमोट करते हैं कि टाइम से शादी हो। टाइम से हो। एक टाइम शादी करते हैं उन लोग? जनरली 25 to 30 के बीच में। 25 to 30। ठीक है। 25 से 30 के बीच में रहती है उनकी। ठीक। लेकिन उनका मतलब
प्रिविलेजेस ऐसे मिलती हैं अगर आपके पेरेंट्स हैं और अगर आप उनके आसपास घर लेते हो तो आपको घर में डिस्काउंट मिलता है। हाँ हाँ तो ये इस तरीके से वो प्रमोट करते हैं, आपको फोर्स नहीं करते सही है हैं, सही है पर प्लानिंग ऐसे है कि आपको वो जनरली प्रमोट करते हैं। सही है। तो उस तरीके से सरकार की अलग अलग। अब आपको बताना कथा में क्या अच्छा लगा। ये तो सिंगापुर में क्या अच्छा है ये बताया आपने, हाँ जी। अब कथा में आज क्या अच्छा लगा आपको ये बताना है। कथा में तो वाह वाह है पंडित जी, सब क्या? कुछ बहुत अच्छा है क्योंकि आज मैंने क्या अच्छा लगा, कौन सी बात नहीं, आपके? आपका जो ये कहना है कि आप दोनों तरफ से कहते हैं, ये नहीं कि लड़की की जो आजकल वो चल रहा है ये कि लिविंग रिलेशनशिप का, वो हम भी उस चीज को मानते हैं, लेकिन आप दोनों को कहते हैं। जैसे मेरी बेटी से मेरी बात हो रही थी तो वो कह रही थी कि मम्मी लड़की की तरफ से नहीं होता, लड़के की तरफ से भी होता है, पर आप दोनों तरफ से कह रहे हैं कि हाँ गलती लड़के की भी है और लड़की की भी है लिव इन में। हाँ लिव इन में। तो लिव इन में क्यों रहना है, लड़का और लड़की दोनों को ही रहना। नहीं नहीं, काफी लोग ये कहते हैं ना हमेशा कि लड़की का ही गलती होती है, लड़की को ही दोष देते हैं। नहीं नहीं, ये ऐसा है कि देखो एक को कह ही नहीं सकता कोई, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती। यदि लड़की है तो लड़की लड़के के साथ ही तो होगी, कोई हाँ। पेड़ पौधे के साथ थोड़ी होगी लिव इन में। नहीं नहीं तो जब लड़की को बोल दिया गया तो पुरुष का बोध अपने आप हो गया, और पुरुष को बोला गया हाँ। तो लड़की का बोध अपने आप हो गया। ये एक भाषा है, एक को बोल देने से दूसरे का बोध अपने आप हो जाता है। लेकिन बेटी है ना मेरी, तो उसको थोड़ा जैसे बोला गया कि प्रकाश है, हाँ जी, तो प्रकाश है, दिन के 12 बजे प्रकाश है, तो प्रकाश है इतना बोला गया तो सूर्य का बोध अपने आप होगा कि सूर्य होगा। अब ये थोड़ी बोला जाएगा कि नहीं जी सूर्य है फिर उसका प्रकाश है। ठीक है, दीपक का भी प्रकाश हो सकता है, लेकिन दिन के 12 बजे और आंगन में यदि बात चल रही है, प्रकाश है, तो इससे बोध होता है कि सूर्य की ही बात चल रही है। तो लड़की की बात चल रही है तो बोध लड़के का अपने आप हो जाएगा, और लड़के का बात चल रही है तो लड़की का बोध। ये एक भाषा है, लेकिन इस भाषा, आज सोचिए क्या हम इतने अज्ञानी हो गए कि हम अपनी, अब आपने गबन पढ़ा होगा, गोदान पढ़ा होगा, मुंशी प्रेमचंद्र को पढ़ा होगा, तो क्या इन लोगों ने इस शैली का उपयोग नहीं किया कि एक का बोध करने से, तो शिक्षा हम लोग पाए, पढ़ते हैं कि इसका बात कर लेने से इस बात का बोध अपने आप हो जाता है। तो हमने बोला कि लिव इन में रहते हैं, तो लिव इन में कोई एक कैसे रह सकता है बताइए? क्या लड़की अकेली लिव इन में रह सकती है? ये लड़का अकेला रह सकता है। लोग कहते हैं लड़की को बोल रहे हैं, अरे पागल, लड़की को बोल रहे हैं तो लड़का का अपने आप बोध हो गया, क्योंकि लड़की रहेगी किसके साथ? ये लड़का को बोल रहे हैं तो लड़का रहेगा तो दोनों के लिए है, इसलिए ये कोई मुद्दा नहीं होता। लेकिन आपने ठीक सुना, ठीक समझा। अब आपको ये बताना कि लिव इन सही है कि गलत है? नहीं मेरे हिसाब से तो गलत ही है। तो चाहे लड़का रहे चाहे लड़की रहे, चाहे लड़के को कहा जाए चाहे लड़की को कहा जाए, है गलत। हाँ गलत। बस बात मुद्दे की होना चाहिए, और मुद्दे की बात यही है कि ये कल्चर हमारा। अच्छा, वहां भी रहते हैं लिव इन में, जहां आप रहते सिंगापुर में? नहीं, लिव इन का कल्चर तो नहीं है वहां सिंगापुर में नहीं? लिव इन का नहीं है। वाह। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऑब्वियसली मतलब उसका टर्म्स डिफरेंट हैं, लेकिन लिव इन जैसा कल्चर नहीं है वहां पर। मतलब ये चीज जैसा है कि आप जैसे 6 महीने किसी के साथ रहते हो, वो सिस्टम नहीं है, वो वहां नहीं है अभी। वो जैसे मैंने कहा कि अब ये भारत में जबरदस्ती घुसाना चाह रहे हैं। हाँ, ये जो लिव इन का है कि 6 महीने यहाँ पर रहोगे फिर सोचेंगे 1 साल रहो, वो नहीं है, वैसा कुछ नहीं है वहां पे। सही। बट आई थिंक आपकी बातें काफी ज्यादा सार्थक लगती हैं सुनने में, और एक कहने का तरीका भी ऐसा है, बड़ा हल्का सा माहौल बन जाता है, तो ज्यादा गूढ़ सोचना नहीं पड़ता। सही है, सही। अच्छा लगा आपसे बात करके। और कौन बताएगा आज के बारे में, आज कथा में क्या अच्छा लगा किसको? मैया बताएंगे आप, चश्मा वाली मैया? हाँ, मैया से बात करेंगे। वाह, अच्छा। मैं चंदोसी में हूँ, NKBMG डिग्री कॉलेज है, उसमें मैं खड़े होकर बात करूँ आपसे? आपकी सुविधा बैठने में तो बैठ के ही बात। नहीं, आप बताइए। हाँ, मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता चंदोसी से, और NKBMG डिग्री कॉलेज है वहाँ लड़कियों का, उसमें मैं M.Ed डिपार्टमेंट की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी, और अभी इसी साल रिटायर हुई हूँ। वाह। तो मैं इस समय भारत विकास परिषद चंदोसी उसको ज्वाइन किया हुआ है। वो संस्था हमारी संस्कार से संबंधित है, और उस संस्कार से संबंधित हम पर्यावरण सेवा, संपर्क
और इन 5 सूत्री कार्यक्रमों को लेकर कार्य करते हैं। और आगे हमने करीब 45 महिलाओं को हमने इकट्ठा कर रखा है और उसके द्वारा हम पूरे शहर में वृद्धाश्रम भी हैं हमारे यहाँ, कोढ़ाश्रम भी हैं, कुष्ठाश्रम जिसे कहते हैं जी जी। तो उनके लिए भी हम बराबर सेवाएं देते रहते हैं। और आज आपके यहाँ आकर हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत ही शानदार लगा और इतने अच्छे संस्कारों से आपने जो हम लोगों को बताई बात, वो वाकई काबिले तारीफ है। तो आपको कथा में क्या अच्छा लगा आज? का जो रोल था वो आपने पति पत्नी के विषय में बताया था, काफी अच्छा लगा, क्योंकि ये जो भावना है, हम सभी पति पत्नी हैं यहाँ पर, लेकिन जो भावना है छुपी हुई, वो कहीं ना कहीं हस्बैंड के अंदर भी होती है और वाइफ के अंदर भी, कि एक दूसरे से शेयरिंग कम होती है। शेयरिंग की जो भावना है वो निरंतर होनी चाहिए आपस में। अगर सुख दुख के साथी हैं हम लोग, तो उस शेयरिंग को भी साथ लेकर चलना चाहिए, चाहे वो छोटी बात हो चाहे बड़ी बात हो, लेकिन जब तक आपस में, क्योंकि दोनों आज के जमाने में दोनों पढ़े लिखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम आपसे इस बात से बहुत ही इम्प्रेस थे और बहुत ही मन में विचार अच्छे अच्छे आ रहे थे। उस समय बैठे बैठे हम यही सोच रहे थे कि आपके विचारों से वाकई हम लोग और हमारे साथ के और भी जो लोग कभी आएंगे आपके पास मिलने, तो जरूर प्रभावित होंगे। लिविंग को आप सही मानती हैं, गलत मानती हैं? लिविंग को मैं सही नहीं मानती, गलत मानती हैं? गलत मानती हूँ, बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि वो संस्कार हमारे देश के लिए नहीं है। वो संस्कार होंगे विदेशी होंगे, हम नहीं मानते उस चीज को अपने की हमारे भारत में इस तरीके का वातावरण आए। सही है। तो हम अपने बच्चों को भी इसी तरीके की शिक्षा दें। सुंदर सुंदर। और कोई मेरे से? नहीं, बस आज्ञा मेरी। बहुत बहुत अच्छा, आपका आशीर्वाद सब पे बना रहे। खुश रहिए। और कुछ नमस्कार। कथा में किसको कौन सी बात अच्छी लगी? पति पत्नी का तो जो था आज मैया ने बताया, अच्छा लगा। जय श्री कृष्ण जी। एक तो हमें कथा में ये अच्छा लगा कि आपने कहा कि पाप और पुण्य दोनों एक जो है गोल्डन चेन है, सोने की जंजीर है, एक लोहे की जंजीर है। तो इसको मुक्ति पाने के लिए भगवान का समर्पण कर देना चाहिए जी। तो एक तो ये अच्छा लगा। दूसरा, आपने देश में आजकल जो चल रहा है उसके विषय में जो बोला, जैसे जस्टिस गवाई ने कहा था कि आप अपने विष्णु भगवान से बनवा लीजिए, तो जस्टिस गवाई के लिए कोई मीडिया वाले क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। दूसरा, हमारे यहाँ लोग कुछ भी कहने में काफी डरते हैं। आपने कहा कि चुप रहना भी एक पाप है, जैसे भीष्म वहां चुप रहे, तो वो आजकल हम लोग हिंदू लोग बहुत चुप हैं और अवेयरनेस नहीं है। अब जैसे बंगाल, अब वो उन्होंने जज साहब ने भगवान पे आरोप प्रत्यारोप खड़े कर दिए। भाई सवाल ये है कि जब आप कहते हैं कि अपने विष्णु भगवान से कहो कि वो खुद कर लें अपना काम, तो यदि भगवान विष्णु ही सब अपना काम कर लेंगे तो तुम गद्दी में काहे बैठे हो? उनके फादर वगैरह कांग्रेस में रह ही चुके हैं। किनके? जस्टिस गवाई के, पहले गवर्नर थे। नहीं तो भाई बात कांग्रेसियों की नहीं, भाई कांग्रेस में थे तो मतलब भगवान का अपमान करोगे? ये उनकी मतलब कल्चर कांग्रेस में हो तो भगवान को अपमान करने का सर्टिफिकेट मिल गया? वाह। तो ये उनको सोचना चाहिए कि इससे उनका नुकसान ही होना है, फायदा कुछ नहीं होना। फिर काफी अच्छा लगा। एक मिनट। चुप रहना भी पाप है, लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ कि सबके सभी चुप हैं, चुप हैं और बोलने में बहुत डरते हैं, फेसबुक में कमेंट लिखने में भी बहुत डरते हैं। अगर कोई लिखे तो उसके घर वाले कहते हैं कि आपने लिखी। अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है। ऐसा है कि आजकल स्थिति ये है कि सनातन के लिए यदि आपको बोलना है तो सिर पे कफन बांध के बोलना पड़ता है। यदि आप सिर पे कफन नहीं बांध पाते तो सनातन के लिए बात नहीं कर सकते, क्योंकि परिवार यदि प्यारा है तो परिवार सुरक्षित रहेगा, पर राष्ट्र सुरक्षित नहीं रहेगा। राष्ट्र को सुरक्षित करना है तो उसके लिए बोलना पड़ेगा। ऐसे जो जज बन करके जो भगवान विष्णु पर कटाक्ष कर रहे हैं और गलत बोल रहे हैं, इन पर खुल के बोलना पड़ेगा। और अब वो भारत, लेकिन हम लोग किस फोरम में बोले? आपके पास तो चलिए, आपको तो पूरी दुनिया सुन रही है, आपने अपने से बोल दिया, हम किस फोरम में बोले हैं? हम लोग जो वीडियो बना के आप भी तो डाल सकते हैं अपने फेसबुक पेज पे। ये भी है क्या? वीडियो बना कर भी डाल सकते हैं। बिल्कुल, वीडियो बना के डालिए कि भाई हम इस चीज का विरोध कर रहे हैं। आप देखिए सर,
ये बंगाल फाइल आई, उदयपुर फाइल आई, उदयपुर फाइल वाला तो रो ही रहा है, बंगाल फाइल वाले की भी स्थिति कोई अच्छी नहीं है। उसका प्रोडक्शन मैनेजर बता रहा था अभी मार्केट की कम से कम 50 लाख की उधारी चल रही। लोग अगर देखें, जो भी देखें, तो उसको बहुत अवेयरनेस मिलेगी। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जैसे आप इन बातों को उठाते रहें, हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। आप उठाते रहिए। हम लोग तो उठाते ही हैं, न्यूज चैनल वाले ही इसका विरोध करते हैं। जी सर। और वो भले विरोध करते हैं पर हम लोग बोलते हैं। हाँ, सब बोलते रहिए। राधे राधे महाराज जी। मैं विनोद कुमार, मेरा परिचय तो होगा। मेरे बच्चे हैं, मैं आप बच्चों से मिलवाना चाहता हूँ। अच्छा, ये मेरा बेटा है। आज आए, उस दिन चले गए थे आके। हाँ, ये मेरे घर की लक्ष्मी है। अच्छा, कहाँ? ये रही लक्ष्मी तो मेरी। अच्छा। ये रही, ये है ना मेरे बेटे की बहू। हाँ, ये मेरी लक्ष्मी है। नहीं, उस दिन आप भी चले गए थे ना। हाँ, और मेरी पोती ये है। तो इनको क्या अच्छा लगा? बात कराइए भैया से। बात करने बात कर। क्या अच्छा लगा आपको कथा में? राधे राधे महाराज जी। जी। कथा तो हमने बचपन से बहुत सुनी है, दादाजी और दादी जी के सानिध्य में, और बहुत जगह जुड़े रहे। दादाजी की वजह से हमें संस्कार ऐसे मिले कि हम लोग हमेशा कहीं ना कहीं अपनी सनातन संस्कृति से और गुरुओं से जुड़े रहे हैं जी। और कथाएं, भागवत कथाएं बचपन में बहुत पढ़ी, बहुत सुनी। लेकिन आपकी कथा में जो पॉइंट हैं वो राष्ट्रहित में और एक सामाजिक उसमें जो हमारी संस्कृति है उसको बचाने का प्रयास है, तो वो एक चीज मुझे नई और बहुत अच्छी लगी। अदरवाइज जो कथा करते हैं वो सिर्फ भागवत की कथा करते हैं, उसको हमारे राष्ट्र की समस्याओं से या सामाजिक समस्याओं से जोड़ते नहीं हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। सही, सारे मुद्दों पे बात हो जाती है। राधे राधे। आपको क्या अच्छा लगा? जैसा इन्होंने बोला कि समस्याओं का समाधान आप देते हैं, खाली समस्याएं नहीं आती हैं, उनके लिए आप सजेशंस भी देते हैं, जो कि लोगों के लिए, आज की जनरेशन के लिए। मतलब मैं एक चीज शायद थोड़ी सी डिफर करूंगी, जो पहले जनरेशन थी, जो हमारे पापा, ठीक है, उस टाइम शायद अंडरस्टैंडिंग कह लीजिए, या जैसे अभी आपने बोला कि लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप रहते थे। आज की डेट में अगर मैं पर्सनली देखूं तो हम लोगों का कम्युनिकेशन गैप नहीं है। नहीं। हम लोग हर चीज शेयर करते हैं और शायद चीजों से। पहले की स्त्रियां, पुरुष ना संकोच बहुत करते थे। सारी जिंदगी में आई लव यू नहीं बोल पाते थे। सही बोल रहे हैं। तो वो शेयरिंग हम करते हैं, और खाली इनसे ही नहीं, मैं पापा से ही बहुत शेयर करती हूँ, मम्मी से ही बहुत शेयर करती हूँ। अगर गलत होता है तो मैं गलत भी कहती हूँ, वो उस गलत को भी मानते हैं मेरे। सही है, सही। मतलब वो ये नहीं कहते नहीं तुम्हारी बात मैं नहीं मानूंगी। मतलब आज के पति पत्नी ना बिल्कुल फ्रैंकली रहते हैं। Exactly. मतलब है दोनों में अच्छा प्रेम, सब है, तालमेल भी अच्छा है, लेकिन वो एक टाइम था, शायद उस टाइम की वो रिकॉर्ड रही हो। पर आज तो फिर भी ठीक है, अच्छा है। तो ये एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मुझे लगता है कि जो लोग कहते हैं आज वैल्यूज नहीं है, बट मुझे लगता है जहाँ वैल्यूज है, बहुत अच्छी वैल्यूज है। अगर हम घरों को देखें, पहले होता था हम हेलो हाय यही सुनते थे। आज हमने तलाक पे बात की। हाँ, सही थी। नहीं, तलाक तो हमारे यहाँ है ही नहीं शब्द। हमारे हिंदू धर्म में तलाक नाम की कोई चीज है ही नहीं। ठीक है। तो तलाक तो एनीवेज सही होता ही नहीं है। तो नहीं, आज जो सलाह दी गई वो सही थी? हाँ जी। क्या सलाह थी? देखिए, मैं थोड़ा सा करूंगी, मैंने बहुत ज्यादा नहीं बीच में सुनवाई थी, क्योंकि रुक्मणी विवाह और कृष्ण विवाह में मैं व्यस्त थी। तो बस तलाक का मुझे समझ में आया था कि तलाक सही है या नहीं है। तो मेरा जो ओपिनियन था सही नहीं है, तो मैं फिर उसी टाइम मेरे को बुला लिया गया था कृष्ण जी के लिए और रुक्मणी जी की तैयारी करवाने के लिए। ठीक है। तो मैं पूरा नहीं समझ पाई थी, बट हाँ, जो डिस्कशन में आया आपस में हमारे थे, ये बताएंगे ना? जी महाराज। क्या सुना था उसमें? तलाक तो हमारे संस्कृति के हिसाब से नहीं, वो तो ठीक है जी, पर उसमें आज मैंने जो मेन टॉपिक जो आपने बताया कि आजकल जो लड़कियां अपनी पावर का मिसयूज कर रही हैं, जो उनको एक हमारे उसमें जो कानूनन रूप से कुछ वो दी गई हैं, प्रिविलेजेस दिए गए हैं, उसका वो गलत फायदा उठा रही हैं, वो नहीं उठाया जाना चाहिए। तलाक नहीं होगा, एक सुझाव भी था जी। वो तो आपका सुझाव बहुत अच्छा था कि अगर पैसे ही खत्म कर दिए जाएंगे, लेना देना ही खत्म हो जाएगा, तो फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी। तलाक में अगर लेन देन खत्म हो जाएगा कि भाई बेटियां जो पैसे मांग रही हैं, अगर वो पैसे ही नहीं मांगेंगी बहुएं, तो फिर तलाक का मैटर ही नहीं रहेगा। सही है।
बेसिकली ये सिस्टम ही नहीं होना चाहिए, एलुमनी सिस्टम ही नहीं होना चाहिए हमारे यहाँ। तो क्योंकि सिस्टम है तो उसका मिसयूज हो रहा है। ना तो दहेज लो ना दो, ना तो बाद में लौटाने की जरूरत पड़े, ना लेना ना देना, ना लेना एक ना देना दो। हाँ जी। अच्छा महाराज जी, एक और मैं बताना चाहूंगी, अम्मा जी से मेरी बात हो रही थी क्योंकि आज रुक्मणी विवाह था, तो हम लोग जैसे विवाह में आती हैं साड़ियाँ थी, तो मैं 21 साड़ियाँ लाई थी, तो वो मैं आश्रम में देना चाहती हूँ कि वो हम किनको दे सकते हैं? माताओं को दे आप अपने हाथ से बांट दीजिए, ठीक है, वृद्ध माओं को, और जहाँ आपका मन हो जिनको देना उनको दे दीजिए। हाँ ठीक है, थैंक यू। महाराज जी मैं अपनी बेटी से मिलवाऊंगा। हाँ मिलाओ। बेटी है। चलिए आज सब लोग आ गए हैं, थोड़ा थोड़ा। अच्छा हाँ महाराज जी, मेरा नाम तृप्ति है और आज मैंने कृष्ण जी का वो पाठ अदा किया था। कथा में क्या अच्छा लगा? मैं कथा नहीं सुन पाई थी महाराज जी, क्योंकि मैं कृष्ण जी का आज खुद कथा का हिस्सा हो गई। कथा मैंने बहुत सुनते रहते हैं महाराज जी, घर पे भी सुनते हैं हम लोग, टीवी पे आता है। तो किसी का कोई सवाल है? बच्चे आप लोगों ने भी सुना कथा? क्या सुना आपने? अच्छा अच्छा, ये बोल रहे हैं। हमने तलाक और लिव इन के बारे में भी सुना था। अच्छा, अच्छा लगा आपको? आपकी कथा अच्छी लगती है, हम रोज सुनते हैं। वाह सुंदर। आपको बेटा? आपकी कथा बहुत अच्छी लगती है। क्या सुना आपने? यस, आपने इसके बारे में ही बताया था। वैसे तो मैंने वीडियो पे लाइव जो आई थी उस पे माँ का जब आपने बताया था वो ज्यादा सुना। माँ, हाँ सही है, बता रहे थे ना आप। सही है। आपने क्या सुना भैया? राधे राधे गुरु जी। जी मेरे को आज मैंने आपकी कथा सुनी। वैसे भी मैं आपको रील्स पे देखता रहता हूँ अक्सर, आप बहुत अच्छे लगते हैं और आपकी कथा बहुत अच्छी लगती है। और मतलब आज जो आपने बताया, जैसे आप हमारे कल्चर और जो हमारा धर्म है उसको प्रमोट करते हैं, वो सब मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं पहले पूजा पाठ में नहीं था, जब से आपको और एक आध बाबा और हैं उनको मैं सुनता हूँ, तो तब से मैं हर मंगल को पूजा करता हूँ, हनुमान जी की मंदिर भी जाता हूँ। बस यही है। सही है। अच्छा राधे राधे जी। ये मेरी बेटी है, ये मेरे दामाद है, वो मेरा नाना है। अच्छा नाना ये है? ये आप बहुत बड़े फैन है साहब। सुबह मिले ना। आज कथा में माइक पास में लेके जो तलाक के बारे में चर्चा थी, तो गुरुजी मैं सबसे ज्यादा इस मोबाइल को मानता हूँ तलाक का कारण। मोबाइल? जी हाँ, ये भी एक कारण। जब से हमारे समाज, जब से मोबाइल हमारे संपर्क में आए हैं, हर चीज के परिणाम और दुष्परिणाम दोनों होते हैं। हाँ, अच्छाई प्लस बुराई। जब से तलाक बहुत बढ़ गए हैं। सही है। पहले तलाक नहीं होते थे, अब मोबाइल पे ऐसा है, अब माँ से बात करती हैं, सारा सुख दुख 2 मिनट सब आधा आधा घंटा बताती हैं। माँ कहती है तो दुख पर रहा तो आजा मेरे पास। ये है सबसे बड़ा। वो ये नहीं बताती कि दुख आया थोड़ा सहो। वो सहनशीलता की ओर नहीं ले जाती है, बोलती हैं आजा, तुझे कोई कष्ट ना हो बस। हाँ, तो फिर यही होता है, वो तलाक हो जाते हैं बाद में। जिससे कोई कष्ट नहीं होता, जिससे कोई तकलीफ नहीं होती, वो व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता। हाँ। वो व्यक्ति अपाहिज हो जाता है। इसलिए जो व्यक्ति जितना कष्ट सहता है वो उतनी मजबूती से इस राष्ट्र में, सनातन में, अपने कार्य में रहता है। इसलिए सोचिए कि जब स्त्री को बच्चा पैदा होता है ना, कितना दर्द होता है। यदि वो दर्द ना सहे तो क्या संतान का सुख मिलेगा? बिना दर्द के कोई सुख नहीं है, बिना कष्ट के कोई। पहले कहते हैं ना कि पत्थर छेनी और हथौड़ों की चोट ना खाए तो कोई पत्थर मंदिर में पूजता थोड़ी है, फिर तो वो नारियल तोड़ने के काम आता है। लेकिन जब पत्थर छेनी और हथौड़े की चोट, हर चोट सहता है, तब ना जाके मूर्ति बनता है और वो मंदिर में पूजता है। जो पत्थर चोट खा के टूट गया वो कंकड़ हो गया, जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर हो गया। शंकर सही है।
राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आज मैंने आपका पूरा वो सुना, तो आपने जो सब हिंदुत्व की रक्षा के लिए या प्रमोट करने के लिए जो सब बताया था वो बहुत अच्छा लगा। आपने जैसे कहा था कि आपने एक बात कहा था कि 15 या 20 साल के बाद शायद कीर्तन करना मुश्किल हो जाएगा हम लोगों को। तो ये लगता है कि इन लोगों को भविष्य देखते हुए कि इन लोगों का आगे क्या होगा, तो आपके द्वारा जो विभिन्न सेवाएं बताई गई कि हमें गौ माता की सेवा करनी है, वृद्ध माताओं की सेवा करनी है, मुझे नहीं लगता है कि इसके संग में कुछ ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि हम लोगों को घर पे, हिंदुओं को घर पे आपको एक डंडा भी नहीं मिलेगा कभी। बोलता हूँ ना, मैं बोलता हूँ। तो इससे पहले शायद किसी दिन मैंने बोला था कि बेटियों को अस्त्र शस्त्र रखना हमारे घर पे बहुत जरूरी है। पूरे मोहल्ले में एक भी डंडा नहीं मिलेगा आपको हिंदुओं के घर में। बोलते हैं इस बात को कि झांसी की रानी बनाओ बेटियों को, केवल तलवार रखना नहीं, बेटियों को। जब बेटी बोल दी तो बेटे आ गए उसमें। बेटों को भी झांसी की रानी बनाओ बेटियों को, शिवाजी बनाओ बेटों को। तलवार रखना ही नहीं, चलाना भी सीखना जरूरी है, दोनों चीजें। क्योंकि बस यही मुझे कहना था। जो गन्ना मीठा है ना, कोल्हू में पेर दिया जाता है। इसलिए संस्कृति को बचाने के लिए अर्जुन को गांडीव उठाना ही पड़ा। तो गीता और गांडीव दोनों जरूरी है। एक दिन हम बोले भी थी शायद इस विषय में, हैं? इसमें बोला है हमने कि गीता भी, और बोला है मैंने, कोई मुद्दा ऐसा नहीं है जिसपे बात कथा पे ना होती हो 7 दिन में। हर मुद्दे को छूते हैं। आप यही सब मुद्दे लेते हैं। आपने बोला लेकिन और लोग नहीं बोलते महाराज। देखो, इन सब बातों को खुले मन से बोलने में लोग डरते हैं ना। बात वही ना, डर नहीं जा रहा है लोगों के अंदर के हो ना जाए। हम लोग ऐसे हैं, कफन बांध के चल रहे हैं, राष्ट्र के लिए जी रहे हैं। मरेंगे तो मर जाएंगे। महाराज जी भी, अंकल जी ने भी बात सही कहा कि जो बंगाल फाइल्स है, ये जो मूवी है, मतलब वास्तव में जो ये प्रमोट नहीं हो रहा है, ये अभी भी सोचिए, हिंदू हमारी ज्यादा है हम लोग, इसके बाद अभी भी ऐसा जैसे माइनॉरिटी है हम लोग। पापा जी से बात जी बहुत मन हो रहा है उनसे बात करने। नहीं, हम तो बोलते हैं सारे, बोलते तभी तो 2-2 महीने टीवी में विरोध होता है। हाँ, बोलो मैया। मैया को अच्छा 1 मिनट। वो मेरे जो फादर हैं चंडीगढ़ में, वो एक्चुअली उनको दिखाई नहीं देता आंखों से। 5 साल से ग्लूकोमा से उनकी आंखें चली गई हैं। तो मेरी मदर और फादर दोनों चंडीगढ़ में जो हैं, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। कराइए, ऐसे कर दीजिए, इस तरह मोबाइल और माइक लगा दीजिए। आपके पास ले आऊं मैं फोन? हाँ, ले आओ। 1 मिनट। मैया राधे राधे। राधे महाराज जी। मैं बढ़ा देता हूँ, मैं इनका हाँ, कैसे हैं आप? महाराज जी प्रणाम। खुश रहिए। राधे राधे महाराज जी। आप बस हम तो रह गए, हमारी मिसेस को जो है वो टाइफाइड हो गया, नहीं तो हम भी पहुंचते थे आप जरूर। चलिए कोई बात नहीं, फिर कभी आइए। मैसेज है कि पत्नी है? हमारी पत्नी है। धर्म पत्नी। आपको यहाँ से रोज सुनते हैं यूट्यूब पे आराम से, बस सबके साथ बैठ के। परिवार के सब लोग हैं, हम लोग नहीं है बस। कोई बात नहीं, आप आइएगा, आप नेक्स्ट जरूर आइएगा। हाँ, बच्चे आ गए सिंगापुर से दोनों, एक भी नहीं आ पाई मेरे दामाद। तो आप अभी कहाँ हो? कहाँ हो आप? चंडीगढ़। चंडीगढ़ जी। बिल्कुल बिल्कुल, खुश रहिए। कथाएं टीवी पे सुनते रहिए। नहीं आ पाए तो क्या होगा, टीवी तो है। टीवी पे रोज सुन रहे हैं 3 से 6। 3 से 6, ठीक है ठीक है। तो ये मैया, ये आपके कौन है? ये आपके कौन है? हस्बैंड? हस्बैंड नहीं होता, पति परमेश्वर है। पति परमेश्वर है, हस्बैंड नहीं है ये। ठीक है, अब सीख लो जल्दी। सही है सही है, सीखो सीखो। मैया को दे दीजिए माइक। क्या कह रहे थे? बोलिए मैया, बोलो। महाराज जी, आज मैंने आपकी कथा में
आज मैंने आपकी कथा में सुना कि भगवान को मतलब अगर पाना है तो अपने आप को उन्हें समर्पित कर दो पूरी तरीके से और उनसे प्रेम करो और तो तुम्हें भगवान जरूर मिलेंगे। सही। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। खुश रहिए। ये मैया को बात कराई, चश्मा वाली मैया को। जय जिनेन्द्र गुरु जी, नमस्ते जी। मैं अग्रवाल परिवार की सबसे बड़ी बहू हूँ। स्वर्गीय पवन कुमार उनकी पत्नी है। ठीक है। और ये मेरी पोती है और वो मेरी बड़ी बहू है। और छोटी बहू और बेटा आया था, वो चला गया है। कथा में क्या अच्छा लगा? कथा मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं पहले से भी सुनती थी आपका प्रोग्राम। और वैसे भी मुझे भजन कीर्तन वगैरह में बहुत रुचि है। मंदिर भी जाती हूँ, कीर्तन में, सत्संग में, सब में जाती हूँ। खुश रहिए। और आपको क्या अच्छा लगा? जी। आप परसों बताए थे कि नहीं? परसों बात हुई थी आपसे? नहीं, मैं आज ही आया। तो फिर आप बात कर लो। बताओ आपको क्या अच्छा लगा? जो आज नए लोग आए हैं वो बताएं, फिर भैया से बात करेंगे। बताइए आज कथा में क्या अच्छा लगा? राधे राधे। आप एक दिन और आए थे? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आज ही आए हैं। फर्स्ट टाइम ही आया हूँ। बाकी मैं यूट्यूब पे देखता हूँ आपको। तो क्या अच्छा लगा? मुझे ओवरऑल आपने जो भी बोला सभी अच्छा लगा। बाकी जो आपने कपल्स के लिए बोला वो मैं मतलब ज्यादा प्रेफर करता हूँ कि मतलब गलतियां दोनों तरफ से होती हैं, एक जगह से नहीं होती। ये चीज मैं अपने आप में मानता भी हूँ। और अगर मेरे घर में, मैं आपको रियलिटी बुलाता हूँ, अगर कभी इनमें और मेरी मम्मी में कुछ होता भी है तो मैं दोनों को संग बैठाता हूँ और समझाता हूँ। वो ज्यादा मैं अपने आप को प्रेफर मानता हूँ कि कोई तीसरा ना समझाए, मैं समझाऊं। हाँ सही। मैं वो मानता हूँ। तीसरा घुसेगा तो तोड़ देगा, वो तोड़ ही देगा। मंथरा घुस गई ना दशरथ जी और कैकेयी के बीच में, देखो नाश कर दिया। इसलिए परिवार में झगड़ा कितना भी हो, पर यदि तीसरा नहीं घुसा तो झगड़ा होके भी आप एक रहेंगे। और तीसरा घुस गया तो फिर एक नहीं होने देगा, वो लड़ाता रहेगा सारी जिंदगी। और वो आपके सामने आपके लिए अच्छा बनता रहेगा, उसके सामने उसके लिए। जो सबके लिए अच्छा होता है ना, वो किसी के लिए अच्छा नहीं होता। जी। राधे राधे गुरु जी। मुझे ये अच्छा लगा कि आपने ये बताया आज कि मोक्ष पाने का रास्ता क्या है। अगर आप पाप करोगे और पुण्य करोगे तो आप बार बार इस धरती पे आते रहोगे। तो आपने ये बताया कि मतलब पाप और पुण्य से हटके मोक्ष का जो आपने रास्ता बताया कि अपने आप को समर्पण कर देना, वो मुझे ज्यादा अच्छा लगा। सही है। और किसी को अच्छा क्या लगा ये तो बता, बुरा क्या लगा आप लोगों को? बुरा कुछ नहीं लगा भाई। महाराज जी मैं जरा आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ कराइए। मेरी मिसेस की जो है भाभी है, खटौली की रहने वाली है। अच्छा, ये भी आप आज ही आए हैं? तो आपको क्या अच्छा लगा? राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैंने तो पहली बार आपको सुना है और मैं आपको सिर्फ रील्स में जानती हूँ, और कथा मैंने इससे पहले कभी नहीं सुनी आपकी। आपकी सिंप्लिसिटी, आपका सादापन और आपका जमीन से जुड़ा हुआ होना, इस चीज ने मुझे बहुत प्रभावित किया। साधारण भाषा में लोगों तक पहुंचना आपसे सीखा जाए, जो सबसे अच्छी बात लगी। और जो दो बातें जिन्होंने मुझे मनन करने पर मजबूर करा, पहली बात थी कि जीवन में आपने पूछा जीवन में सबसे अनमोल क्या है। मैं भी यही जवाब दे रही थी कि जीवन में सबसे अनमोल श्वासें हैं हमारी, और हम शायद श्वासों पर ध्यान ही नहीं देते। श्वासों पे हम वर्क ही नहीं करते हैं। श्वासों पे वर्क करें तो हमारा शरीर और मन, क्योंकि श्वासें हमारी ऊर्जा का स्रोत हैं, हमारा शरीर, हमारा मस्तिष्क शायद श्वासों के द्वारा ही मजबूत होगा, जो कि एक अच्छे भाव या अच्छे विचार या अच्छे कर्म करेगा। ये आपके बोलने के बाद मैं बैठे हुए उस चीज का मनन कर रही थी। और दूसरी चीज, आज ये बात बहुत अच्छी थी कि सोना खरीदा जा सकता है जी 1 किलो, लेकिन 1 किलो सोने से एक सांस नहीं खरीदी जा सकती। तो सांसों को गवाना नहीं चाहिए, हर सांस का उपयोग करना चाहिए, उसे सार्थक करना चाहिए। और शायद यही प्राणायाम है। नहीं, केवल बात प्राणायाम की नहीं, उस सांस को हम सेवा में खर्च करें, अच्छे कामों में लगाएं, अपना जीवन अच्छी जगह लगाएं।
जी। दूसरी बात, और दूसरी बात मुझे जो अच्छी लगी, आपने धर्म की बात करी, सनातन धर्म की। तो शायद ये सब हम सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन ही सनातन धर्म है। मैं भी यही सोचती हूँ। जैसे लिव इन रिलेशनशिप्स की बात हुई, जैसे कि जितना मुझे आइडिया है या पता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट ने या जुडिशियरी ने भी इसको मान्यता दी है, बिल्कुल, लिव इन रिलेशनशिप की। शायद इससे बेकार, क्या कहूँ, इससे बुरी चीज या बुरा, हाँ, इससे बुरा हिंदुस्तान की संविधान में या हिंदुस्तान की जुडिशरी में इतना गलत निर्णय, इससे ज्यादा बुरा नहीं हो सकता। गलत चीज का कानून बना दिया। हाँ, गलत चीज का कानून बना दिया। और किस लिए बनाया गया ये हम सब शायद नहीं समझते हैं कि जो मिस्ट्रेसेस हैं या जो लिव इन रिलेशनशिप्स है, वो एक बड़े लेवल के लोगों को सिक्योरिटी या वो प्रदान करने के लिए इस नियम को लागू किया गया या संविधान में लाया गया। ये बहुत ही निंदनीय है। आपने इस चीज को यहाँ उठाया, इस प्लेटफॉर्म पे उठाया, हैट्स ऑफ टू यू। बहुत अच्छी बात है, मतलब इतना खुल के बोलना इस बारे में, क्योंकि ये एक डायरेक्ट चुनौती ही है एक हमारे जुडिशरी सिस्टम की। अरे इतना ही नहीं, लिव इन को सही कैसे ठहरा सकते, क्योंकि ये भारत की परंपरा तो है नहीं, संस्कृति है नहीं, पहला। दूसरा, इससे भी गलत एक और कानून है, समलैंगिकता। समलैंगिकता, राइट। अब मैं इस पे भी बात कर चुका हूँ एक दिन कथा पे, शायद बोला हूँ कि नहीं, इस पे नहीं, इसके पहले वाली कथा में बोल चुका हूँ कि समलैंगिकता, देखिए हमारे यहाँ 84 लाख योनियां, कुत्ता, बिल्ली, गधा इत्यादि। कोई भी कुत्ता कभी रिलेशन में नहीं रहता, लेकिन बताइए मनुष्यों को जानवरों से भी नीचा गिराना चाहता है ये व्यक्ति, जो भी ये कानून बनाया है। हम मनुष्य से देवताओं की तरफ जाएं। अब बताइए, मेल विवाह करके, फीमेल विवाह करके क्या पाएंगे? लड़का विवाह करेंगे, लड़की विवाह करेंगे। एक मतलब तुम्हारे पूर्वज देखेंगे तो क्या सोचेंगे, भाई तुम 21वीं सदी में कहाँ पहुंच गए कि लड़के विवाह करने लग गए। महाराज जी, ये बात आपने अच्छी कही, लेकिन इसके साथ जो मेरे मन में विचार आता है वो ये है कि ईश्वर ने जो शारीरिक संरचना दी है, बिल्कुल, एक नारी की और एक पुरुष की, वहां पे समलैंगिकता या होमोसेक्सुअलिटी फिट ही नहीं होती है। बिल्कुल। तो आप तो सीधे उस ईश्वर की रचना को चैलेंज कर रहे हो अगर आप इसको वैलिडेट करते हो। अब सोचिए, ये कानून बनाने वाले लोग कह रहे हैं कि हम पढ़े लिखे, खाक पढ़े लिखे हो। ये कैसी पढ़ाई पढ़ के आ गए कि तुमने सिस्टम, प्रकृति की संरचना को बिगाड़ने चल पड़े। जी, बिल्कुल। देखिए, इन विषयों पे खुल के बात नहीं हुई ना, तो ये लोग कुछ भी कानून बना के चले जा रहे हैं। इसलिए जो कानून गलत बन रहे हैं ना, हम सबको उन गलत कानूनों का भी विरोध करना चाहिए कि भाई ये भारतीय संस्कृति के हिसाब से गलत है, किसी के लिए भी गलत है, मुसलमान के लिए भी गलत है, हिंदू के लिए भी गलत है, ईसाई के लिए भी गलत है। हर मानवता के लिए ये समलैंगिकता का कानून और लिव इन का कानून गलत है, मानव जाति के लिए गलत है। ये कुत्ता बिल्ली का कल्चर है लिव इन। पहले के कुत्ते बिल्ली कहाँ रहते थे? लिव इन में, वही है ये। और महाराज जी, मैं मेरी नंद है, मेरे नंदो, इन दोनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इन लोगों ने मुझे अवसर दिया कि मैं आपसे मिलूं, हम लोग मिलें और यहाँ ये कथा सुनने का अवसर मिला। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है दोनों को। बिल्कुल, आप आइए। और आप अच्छा, यहाँ माताओं को दर्शन किया आपने? नहीं, आज आप सब माताओं को दर्शन नहीं किए ना, तो आप यहाँ माताओं का दर्शन करिए। जो अखंड रसोई चलती है उसको देखा कि नहीं आप लोगों ने? नहीं, अभी तो हम लोगों ने तो नहीं देखा। नीचे चल रही है रसोई, आपने देखा? 25 से 30 हजार लोग पर डे भोजन करते हैं। आप कल सुबह, यदि आप सुबह ना 9 बजे से, सुबह 8:30 बजे से सेवाएं स्टार्ट होती हैं। जी। यदि कल सुबह आप ना 8 बजे, 8 बजे आ जाएं, तो यहाँ जो संत आते हैं, हजारों संतों का आप दर्शन भी कर लेंगे और यहाँ सेवा संतों की होती है, देख लेंगे रसोई की सेवा। फिर मैं आपको माताओं का दर्शन कराऊंगा। यदि आप सुबह 9 बजे भी आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं। जी महाराज जी, बिल्कुल सुबह पहुंचेंगे और दर्शन करेंगे। तो सब लोग आइएगा, सबका स्वागत है। अच्छा महाराज जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। जी, जिस तरीके से कानून यानी परंपराएं, हिंदू परंपराएं तोड़ी जा रही हैं, इसी तरह एक परंपरा और खत्म करी जा रही है। सनातन परंपरा खत्म की जा रही है, और वो है दाह संस्कार की। इसलिए आज हमने बोला कि भारत का एक धर्म होना चाहिए। इस राष्ट्र का धर्म क्या होना चाहिए? इस राष्ट्र का धर्म सनातन। आज ही मैंने इस विषय पे बात की। इस राष्ट्र में एक धर्म हो, एक राष्ट्र की पुस्तक हो, भगवत गीता, राष्ट्र का धर्म हो सनातन,
और राष्ट्र की माता हो गाय और राष्ट्र के पिता हो नारायण। तो जिस तरीके से दाह संस्कार जब हमारा होता है, यानी सदियों से होता चला आ रहा है जी उस सिस्टम में, और वो हमारे हिंदुओं को सबको जोड़ता है, पूरी धरती के हिंदुओं को जोड़ता है। वो परंपरा हमारी सनातन परंपरा जो दाह संस्कार की है, बिल्कुल। मगर ये आज की सरकार, आज के लालची लोग इसको खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, हमें भटका रहे हैं, और वो बिजली के और गैस की ये फर्नेस ला रहे हैं जलाने के लिए मर्दों को। तो उसके लिए क्या करा जाए, कैसे रोका जाए उनको? भाई ये तो यानी हमारी पुरानी युगों से परंपरा है, सनातन परंपरा है, हमारे वेद पुराणों की परंपरा है। ये तो इसमें कोई वो नहीं है, गरुड़ पुराण है। तो कपाल मोचन भी होता है ना। हाँ। जब चिता पे जलता है व्यक्ति तो कपाल क्रिया होती है। हाँ। कपाल मोचन में क्या होता है, सिर फोड़ के घी डाला जाता है। हाँ। थोड़ी आधी जलने के बाद। अब जैसे मशीनों में जाता है तो उसमें कपाल क्रिया नहीं हो पाती। तो ये तो संस्कार है ही ना अपने। तो वही चीज है कि ये संस्कार से ये हम कर ना सके, ये संस्कार हमारे लिए ये अब क्या है। मैं गाजियाबाद रहता हूँ, वहां पर जो है एक सिस्टम बिजली के और 2-4 सिस्टम गैस के लगाए जा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं आप? अच्छा, लकड़ी वाला नहीं है वहाँ? लकड़ी वाले हैं, जमीन के लकड़ी वाले भी हैं। गवर्नमेंट एक्चुअली उसको प्रमोट करा रही है, वो उसको प्रमोट करा रहे हैं, वो उसको प्रमोट कर रहे हैं कि जो हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं, जो हमारी संस्कृति है, वो किसी ना किसी तरीके से छिन-भिन्न हो, वो लिव इन में हो, या जो भी इस तरह के कानून बन रहे हैं ना आपके, ये सारी चीजें एक्चुअली जो मुझे लगता है कि हमारी भारतीय संस्कृति को खत्म करने का प्रयास हो रहा है। और ये सब विदेशी ताकतें हैं, कुछ हमारे देश के लोग हैं जो लालची लोग हैं, वो अपने स्वार्थ के खातिर हमारी संस्कृति को बिल्कुल पूरी तरीके से छिन-भिन्न करना चाहते हैं। उन्हें हमारी संस्कृति से बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम अगर मजबूत हो जाएंगे तो उनका वजूद खत्म हो जाएगा। इसलिए अंतिम संस्कार प्रॉपर लकड़ी से हो, लकड़ी कम मात्रा में भले हो, गाय के गोबर, ओपले, कंडों का प्रयोग हो, लेकिन कपाल मोचन क्रिया हो। कपाल मोचन अंतिम संस्कार किसे कहते हैं? वो कपाल क्रिया सिर्फ फोड़ने को, घी डालने को, वही अंतिम संस्कार है। केवल मुखाग्नि अंतिम संस्कार नहीं है कि आग लगा दिए चिता पे, केवल ये नहीं। जो कपाल मोचन होता है, कपाल क्रिया होती है, वह अंतिम संस्कार के ये सब संस्कार हैं। और ये सब पूरी विधि होती है। शमशान में भी बहुत सारी विधियां होती हैं जी, उसके बाद भी होते हैं 13वीं, और जो हमारे यहाँ पूरी प्रक्रिया है 13 दिन की, उसके बाद बरसी की प्रक्रिया है। वो सब इसीलिए करी गई हैं। आजकल लोग इतने शॉर्ट में करते हैं, 3 दिन में 13वीं कर देते हैं। हाँ, उसी में बरसी भी कर देते हैं, उसी में बरसी कर देते हैं। मतलब सोचिए, अब अपने माता पिता का भी लोग ऋण ठीक नहीं चुकाना चाहते, इतने आलसी हो गए हैं। इनके लिए लिखा मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता, ये सब मंद बुद्धि वाली बातें हैं। सही है। महाराज जी, आप पूछ रहे थे मेरे से पूछ रहे थे कि आप क्या कार्य करते हैं। मैं अब थोड़ा सा ये मौका आया है कि शायद मैं कुछ कह सकूं। मैं सन 70 का इंजीनियर हूँ। सन 70 में मैंने इंजीनियरिंग करी थी। ठीक है। सर्विस में रहा, और उसके बाद जो है फिर भोले बाबा ने, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, मैं जो लाया गया इस काम में दाह संस्कार की पद्धति को सुधारने में, ये भोले बाबा तो आप यही काम करते हैं, लोगों को, लावारिस लोगों की संस्कार करते हैं? नहीं। मैंने एक ऐसा सिस्टम डेवलप करा है, अच्छा, जिसमें लकड़ी हमारी 80 किलो 100 किलो में हो जाता है काम। हाँ, होता है। कैसे? वो हमने सिस्टम ऐसा डेवलप किया है। आजकल ना एक मशीन आ गई है, हम लोग गौशाला में उसका प्रयोग करते हैं। गाय के गोबर की लकड़ी बन जाती है। मैं आपको दिखाऊंगा, मैं अभी लाया, हमारे यहाँ है, हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। मैं उससे भी बहुत बढ़िया चीज है। क्या है? जो आप बनती है वो बहुत पोली होती है, हल्की होती है, बहुत नहीं, ठोस है, अंदर से छेद होता है और जलती अच्छी है। अच्छा, तो ठीक है, हो सकता है। तो आपकी वाली कौन सी, आप बताइए। मैं देखूंगा। असल में मेरी भी ठोस है बिल्कुल। और वो कोयले जैसी जलती है। कोयले अंदर से एक छेद होता है, छेद रहता है अंदर, इसमें कोयले की तरह हवा पास होती है, कोयले की तरह जलती है। बहुत आजकल ना लकड़ी के भी विकल्प आ गए हैं। हाँ, गाय के गोबर का इतना बढ़िया यूज हो गया है, और लकड़ी इतनी बढ़िया बनती है कि उसमें बीच में छेद कर देने से, गैस पास हो जाने से वो जलती बढ़िया। इसका प्रचार
गुरुजी आपके हम करते हैं। आप लोगों के माध्यम से इसका प्रचार अगर होगा, हम लोग अभी लोगों में हिचक है बहुत। हम लोग उस लकड़ी को हम लोग अपने यहाँ भी प्रयोग करते हैं, मतलब हवन हवन में वही लकड़ी हम लोग प्रयोग करते हैं। महाराज जी मैं पिछले 34 साल से सिर्फ इसी काम में लगा हुआ और कोई काम मैंने नहीं देखा आज तक। 25-30 हजार की मशीन आती है जो गौशाला में रख जाए। एक तरफ से आप केवल गोबर डालिए, वो तुरंत लकड़ी बना के दे देगी। सुखा के बढ़िया यूज करिए और उससे उसको जलाने से कोई प्रदूषण नहीं है, क्योंकि गोबर जलाने से उस धुएं से प्रदूषण नहीं होता, बल्कि वातावरण के बैक्टीरिया मरते हैं उससे, गाय के गोबर से। और महाराज जी हमारी जो लकड़ी है वो सूखी भी निकलती है, उसे सुखाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर आपकी अपडेट मशीन है? यस। तो आप दीजिए हमें मशीन। बिल्कुल मैं आपको दिखाऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं, सूखी भी निकलेगी। अरे उसका कोई जरूरत नहीं है सुखाने की, क्योंकि ये समस्या गोबर ताजा डालना है, ताजा गोबर डालेंगे, उसका पानी हम निचोड़ लेते हैं। पूरा एक सिस्टम है महाराज जी। पहले उसमें डिह्यूमिडिफायर है, उसका पानी सूखता है, उसी में वो गोबर आप टैंक में भर दीजिए, वो चलता रहेगा और सूखी भी लगेगी। तो ये मशीन कितने की आती है? ये पटियाला में बन रही है महाराज जी, 15 लाख रुपए का खर्चा है, सब कई मशीनें लगती हैं इसमें। अच्छा। हाँ, कई पूरा यानी प्लांट है। दिन भर में आप उसमें 10 टन गोबर डायरेक्ट सूखी हुई लकड़ी बना सकते हैं। आपकी 400 गाँव के लिए ये मेरी इच्छा थी कि मैं गुरुजी से इस बारे में बात करूंगा। नहीं, आप अच्छी बात कर रहे हैं। महंगी बस है 14 लाख 15 नहीं, कोई ज्यादा महंगी नहीं है, मैंने सारा सर्वे किया हुआ है, ये महंगी नहीं है। नहीं ठीक है, हाँ नहीं आप ठीक कह रहे हैं, वो है, लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए महंगी हो जाएगी। नहीं देखिए, लेकिन है ठीक। पर्पस जो है ना, मुझे जो चीज लगी, क्योंकि हमें सुखाने के लिए जगह बहुत चाहिए। सही है, ये भी एक समस्या, वो एक समस्या है बहुत बड़ी। हमारे यहाँ तो सुखान रखो तो बंदर उसमें नाच जाते हैं, तो बंदर तोड़ के चले जाते हैं। तो आपके पास है वो मशीन? मशीन मेरे पास नहीं है, लकड़ी में लाया हूँ। अच्छा, लकड़ी दिखाइए मेरे को, लकड़ी दिखाऊंगा, दिखाइए। देखिए बहुत अच्छी बात कही आपने, ये होना चाहिए। इस लकड़ी के बहुत प्रयोग हैं फिर। हाँ, भट्टियों में काम है, भट्टों में काम है, भट्टों पे चाय बनाने में, समोसे बनाने में, इसमें बहुत काम आ सकती है। उसका जो है वो गौशालाओं के लिए, इन सब चीजों के लिए, सब चीजें वरदान है गायों के लिए। गाय ना किसी पे बोझ नहीं बनती, वो अपने गोबर से ही आपका पेट भर सकती है, अर्थात वो उसकी गोबर से जो कमाई आप कर सकते हो। तो देखिए गोबर के कितने आइटम, लक्ष्मी जी बनती हैं, गणेश जी बनते हैं, दिया बनता है, उसी से आप पैसा कमा सकते हैं और गौशालाओं को चला सकते हैं सुव्यवस्थित। ये मशीन की कॉस्ट तो महाराज जी साल भर में रिकवर हो जाएगी। जितनी लकड़ी उससे बन के, वो लकड़ी बिकती है बाजार में, बिक जाएगी ना भाई। आप उसे कहीं भी, हम उपले भी बेचते हैं, अभी भी गांव के लोग अपने भाई गोबर का लकड़ी बना के बेचते हैं, वो बिकते हैं, उससे एक रेवेन्यू जनरेट होता है। बिल्कुल, गौशालाओं के लिए एक सेल्फ सस्टेनेबल। हमारे पास तो लगभग 1 से 2 ट्रॉली गोबर रोज निकलता है गौशाला से, सफिशिएंट, आराम से। अभी हम लोग ले जाके खेत में डाल देते हैं, फिर उसकी खाद बन जाती है, तो खाद का यूज करते हैं। नहीं, वो पानी जो निकलता है वो पानी बहुत, हाँ वो पानी खाद है, बहुत कीमती है वो पानी 300 रुपए लीटर का पानी है वो। जो गोबर का पानी है दुबई में, और ये लोग मिडिल ईस्ट के लोग वहाँ जो रेगिस्तान को डेवलप कर रहे हैं पेड़ उगाने के लिए, हाँ, वहाँ काम में आ रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है वहाँ पर, उसकी वैल्यू बहुत है। वो तो वहाँ उसके सोने के भाव पैसे देते हैं। सही, सुंदर भैया, सही। जय श्री कृष्ण महाराज। जय श्री कृष्ण महाराज जी। ये जो भागवत कथा है, मैं इसको संक्षिप्त में जा रहा था कि हम किस उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं। मुझे लगता है काफी लोगों के माइंड में यह है कि हम ये भागवत कथा सुन रहे हैं या एक जीवन दर्शन कर रहे हैं। जो मैं समझ पाता हूँ, मैंने भागवत कथा पढ़ी थी लेकिन मैंने कभी सुना नहीं। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी नॉलेज आधी थी। मैं एक मार्ग तो मैंने पकड़ लिया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इससे कैसे हम सफलता हासिल कर सकते हैं। हालांकि सफलता मिलती है, बट उसका जो वे ऑफ लाइफ है, वो जो सीखने को आपसे मिला, वो जो आपने सनातन दर्शन दिया भागवत कथा के थ्रू, ये अपने आप में दिव्य था। क्योंकि हम सबने भागवत कथा काफी लोगों ने सुनी भी होगी, लेकिन जो सनातन दर्शन उसमें हुआ और उसमें हमें जीने की कला मिली, कैसे हमें जीना है, वो हमें इसी से मिली। आपने जो दर्शन दिया वो बहुत ही दिव्य था, और उससे बहुत सारे सबके
मैं समझता हूँ हमारी फैमिली में जितने भी लोग थे, सारे लोगों के कंफ्यूजन दूर हो गए। बहुत सारे, चाहे वो हमारा फैमिली लाइफ है, चाहे हमारा व्यवसाय है, चाहे बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं, आपने हर एक के ऊपर फोकस कर दिया। हमको क्वेश्चन पूछने का जरूरत नहीं था, आप उसका सोल्यूशन दे रहे थे। तो ये हमको ऐसा लगा कि ये तो भगवान की कृपा हुई है कि हमको सबके सोल्यूशन मिल रहे हैं। प्रॉब्लम, और आपने भी बताया, प्रॉब्लम डिस्कस करने से कुछ नहीं होगा, सोल्यूशन डिस्कस करने से होगा। तो ये बहुत अच्छा था। और हम लोगों ने सबके सोल्यूशन, हमको बहुत सारे, हमारे सब लोगों को, हमारी फैमिली को, मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि इतने सारे सोल्यूशन एक 6 दिन में हमको मिल गए, जो हमें पूरी जिंदगी नहीं मिल पाए थे। सब कुछ मालूम होते हुए भी हम अनभिज्ञ थे। तो ये आपने जो हमें विस्तार से जो समझाया, और मुझे समझ में आया, यही भगवत कथा है। सच्चाई यही है कि जो व्यक्ति मतलब कॉलेज में, स्कूल में सारी जिंदगी पढ़ के जो नहीं सीख पाता, वो 7 दिन में भागवत सुन के सीख जाता है। आपकी हम तो धन्य हो गए हैं महाराज। यही आपने जैसे तो आपको लगा कि आपने भागवत सुनी? भागवत मतलब इतनी अच्छी भागवत मैं तो समझ भी नहीं पा रहा हूँ, इससे भी अच्छी भी कोई भागवत होगी, जहाँ पे मुझे अपने जीवन का चुनने का सही मार्ग मिला, और मुझे पता चला कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ और मैं उसको कैसे सुधार सकता हूँ। और बहुत सारे पॉइंट्स थे, जिसमें एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा था, जिसमें था कि आप नेगेटिव बातें मत करिए, कुरीतियों, गलत बुराइयां किसी की मत करिए, वो आपको खुद लगेगी। इसलिए जहां आप बुरी बात अपने मुंह से बोलेंगे तो उससे आपका ही नुकसान होने वाला है। बिल्कुल, वो माचिस की तीली का उदाहरण दिया था, वो बहुत अच्छा था। और मैं समझता हूँ ये तो सबके लिए बहुत गुणकारी है। सही है। इसमें तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए, अपने मुंह से कोई भी गलत बात ना निकल जाए। माचिस की तीली दूसरे को बाद में जलाएगी, स्वयं को पहले जलाएगी। इसलिए जब हम किसी से जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, तो हम जिससे ईर्ष्या नफरत करते हैं उसको तो हम बाद में नुकसान कुछ पहुंचाएंगे तो पहुंचाएंगे, पर हम स्वयं को पहले नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हम जल रहे हैं। हम क्यों जलें आपसे, क्यों जलें किसी से? इसीलिए किसी से द्वेष नहीं रखना चाहिए, ईर्ष्या नहीं रखना चाहिए। महाराज जी, हमारा जो देश है इतना विशाल है, और इसमें जो 140 करोड़ लोग रहते हैं, हम किसी दूसरे देश से जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें लगता है कि ये तो एक छोटा सा देश है। मुझे अगर एक चार्ज मिल जाए कि मुझे एक पर्टिकुलर एक बॉम्बे को या किसी को मुझे बनाना है, तो मैं कुछ भी करके कितना भी बेहतरीन बना सकता हूँ। जहां आप 140 करोड़ के देश को देखते हैं वहां, और जिसमें हजारों, जिसमें कास्टिज्म, हजारों रिलीजन, हजारों चुनौतियां बहुत हैं, चुनौतियां हैं, ऐसा देश पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में नहीं है। और अगर ये देश अगर कुछ करता है तो ये बहुत बड़ा, और इसमें आप जैसे लोग जब आगे बढ़ते हैं तो हमें विश्वास पैदा होता है कि ये देश भी बहुत कुछ कर सकता है। अभी बिल्कुल हम लोगों के पास सब कुछ है, लेकिन हम लोग उसको अपना नहीं पा रहे हैं। हम लोग खो जाते हैं, दूसरे डायरेक्शन में चले जाते हैं। जब ये मार्गदर्शन मिलता है तो उससे लगता है कि अभी एक डायरेक्शन मिल गया है, अभी हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमको अपने जीवन का कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम किस लिए जी रहे हैं हमें पता है। सही है। तो ये सब आपके दर्शन से, आपकी कथा से मिला। इससे बढ़िया भागवत कथा मुझे तो लगता नहीं कि कभी कुछ हो, और भी कुछ हो सकता है। सही है। अब आप लोगों ने प्रसाद पाया कि नहीं? आपको कुछ, किसी को और कुछ कहना है? हाँ, ये मैया को बात कराइए। हाँ, मुझे बहुत पुरानी याद आ गई। 2 बार सौभाग्य मिला उनका। डोंगरे जी तो बहुत बड़े भक्त, बहुत बड़े विद्वान जी। आपने उनका दर्शन किया? बहुत महापुरुष थे वो। बेटा इतनी शांति होती थी उनकी कथा में कि अगर एक सुई भी गिर जाए तो उसकी भी सही बहुत सुंदर कथा। हमारे माताजी पिताजी के संस्कार ऐसे रहे, इन्होंने 4 बार चारों धाम की यात्रा की है। इन्होंने मतलब अपना जीवन जैसे बिताया है, हमको लगता है कि हमारा तो कुछ भी नहीं। उन्हीं के पुण्य से आपको भगवान ने सब यश धन दिया है। कि डोंगरे जी महाराज की वही सब भाग लेते।
वो बहुत बड़े महापुरुष संत और हुए हैं मैया डोंगरे जी महाराज। उनका तो इतने अच्छे कथाकार थे, वो इतनी अच्छी कथा सुनाते थे। और कहते हैं डोंगरे जी महाराज इतनी कथाएं सुनाते थे, लोगों को जो कथा में पैसा मिलता था वो सारा का सारा समाज की सेवा में खर्च कर देते थे। यहाँ तक कि उनकी जब सुना है मैंने कि जब उनकी पत्नी की मृत्यु हुई तो उनके पास पत्नियों की अस्थि गंगा जी ले जाने के लिए किराया नहीं था, जबकि उनको कथा में बहुत पैसा मिलता था, लेकिन सब दीन दुखियों की सेवा में खर्च कर देते थे। संग्रह कभी नहीं किया, जोड़ा कभी नहीं। 2 बार सुनी है। एक ये भारत माता मंदिर के ये बना नहीं था, इसके पीछे हुई। एक बार ऋषिकेश में त्याग की प्रतिमूर्ति डोंगरे महाराज जी की। जी जी, त्याग की प्रतिमूर्ति। जब तक उनका विवाह नहीं हुआ था। जी जी, बहुत पुरानी बात है। मतलब आप एक दिन कथा में आपके नाम से कथा में सुना है, मुझे बहुत पुरानी याद आ गई। तो डोंगरी जी महाराज जब कथा सुनाई थी तो उस समय उनका विवाह नहीं हुआ था, तब से आप तो कितने साल पुरानी बात है मैया जी? उसके बाद में कितनी बार और सब लोगों से सुनी। आपने कब सुनी थी वो कथा? बहुत पुरानी बात है, ये भारत माता मंदिर बना नहीं था, मुझे याद भी नहीं है, बहुत पुरानी। 40 साल पहले से। सही है। आप लोगों ने प्रसादी पाई? आप लोगों के रहने खाने में कोई तकलीफ तो नहीं है? कोई तकलीफ नहीं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। महाराज जी एक भजन सुनाइए। कौन सा? आपको कुछ कहना है? ठीक है, बोलिए बोलिए। नहीं कहने को सबने बोल दिया। आपको क्या अच्छा लगा आज? आपने जो जो टॉपिक उठाए सबका समाधान आपने दिया, सब बहुत अच्छा था। सारी कथाएं जितनी मैंने सुनी सब बहुत आनंद आ, जबकि मैंने भागवत पहली बार सुन रही हूँ। मैंने कभी नहीं सुना, कभी कोई सत्संग में ऐसे मैं गई नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम है ये मेरा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। आज महाराज जी ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूँ यह शिक्षाप्रद उत्तम कथा आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी और हम सभी लोग इस कथा से कुछ ना कुछ शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को सुखी एवं सामर्थ्य बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे कि और भी लोग इस कथा से कुछ ना कुछ शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले शिक्षाप्रद महाराज जी के वीडियोस आपको समय पर प्राप्त हो सकें और आप उसे सुनकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। तो कल फिर किसी ना किसी शिक्षाप्रद महाराज जी के वीडियोस के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राम राम।